नमस्कार साथियों, मैं मनीष भारती संस्कृति आइस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं, प्रत्येक दिन हम लोग यूपीएससी प्रारंभिक परीक्षा 2025 को ध्यान में रखते हुए 5 टॉपिक करंट अफेयर्स का लाते हैं, उसे 5 प्रश्न तैयार करते हैं, मिलकर के समाधान भी करते हैं और एक प्रश्न मैं आपको अंत में दिया करता हूं जिसका जवाब आप मुझे कमेंट बॉक्स में देते हैं। अच्छा लगता है ये प्रक्रिया और जारी रखिए। और आप में से ज़्यादातर लोग जो कह रहे हैं कि सर लेक्चर बीच में मत छोड़िए, 1-2 दिन इधर उधर हो गया था दाएं बाएं, लेकिन ये लेक्चर चलता रहेगा जब तक आपका प्रीलिम्स एग्जामिनेशन नहीं हो जाता है, तब तक मैं आता रहूँगा इस लेक्चर के साथ, तो आपको ध्यान रखना है। एपिसोड 40 पर पहुँचते हैं, सीधे पहले टॉपिक पर चलते हैं। 5 स्टार लगा दीजिए इस टॉपिक को, बहुत ही महत्वपूर्ण है, चर्चा में तो रहा ही है, विवाद का कारण बनता जा रहा है। दक्षिण भारतीय राज्य जो है, खास करके तमिलनाडु, इसको लेकर के आपत्ति दर्ज कराता हुआ नजर आ रहा है। क्या है ये इशू, इसको समझते हैं सही से। और यहां पर कहा गया है कि आप देखेंगे इस टॉपिक को लेकर के कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी वाला जो मामला था उसको लेकर के तहत त्रिभाषा फॉर्मूला है ना, यानी कि एक स्थानीय भाषा जो अपनी भाषा होगी, मातृभाषा, एक हो गया हिंदी, एक हो गया इंग्लिश, त्रिभाषा फॉर्मूला के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब यहां पर देखते हैं कौन से कथन जो है सही है, पूछा गया है। इसके तहत राज्य की भाषा के अलावा छात्रों को कम से कम एक अन्य भारतीय भाषा सीखनी आवश्यक है। अच्छा, ये सारी चीजें जो है, इस बात को ध्यान में रख करके देखिएगा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत क्या कहा गया है ना। अपने तरफ से कोई पूर्वाग्रह लेकर के नहीं चलना है कि हमारे पास ये जानकारी है, त्रिभाषा फॉर्मूला के लिए हमने फलाने जगह ये पर रखा था, क्वेश्चन गलत कर ले जाएंगे। पूरी बातें इसके आधार पर करना है, उसको बेस बना करके। मामला यहां पर समझ में आ गया, तो पहली बात यह हो गई। दूसरा, यह नीति जो है त्रिभाषा फॉर्मूला के भीतर वैकल्पिक विकल्प के रूप में संस्कृत पर बल देती है। देखते हैं। और गैर हिंदी भाषी राज्यों, गैर हिंदी भाषी राज्य मतलब समझ रहे हैं ना, खास करके जो द्रविड़ राज्य हैं, भारत के दक्षिणी हिस्से में स्थित राज्य हैं, जैसे कि तेलंगाना हो गया, जैसे कि आंध्र प्रदेश हो गया, जैसे कि तमिलनाडु, कर्नाटक हो गया, है ना, इसके अलावा केरला हो गया, पुडुचेरी हो गया, इनकी बातें ज्यादातर यहां पर की जा रही है। गैर हिंदी भाषी राज्य, नॉर्थ ईस्ट में भी बहुत सारे स्टेट हैं ऐसे, यहाँ स्थानीय क्षेत्रीय भाषा एवं अंग्रेजी के अतिरिक्त हिंदी को अनिवार्य बनाया गया। ध्यान दीजिए शब्द पर, हिंदी को अनिवार्य बनाया गया। ठीक है, अब इसके विषय में सबसे पहले समझ लेते हैं राष्ट्रीय शिक्षा नीति। और राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत मैंने आपको कहा था कि इसके आधार पर त्रिभाषा फॉर्मूला संबंधी प्रावधान क्या है, इसको हम समझना हमारे लिए आवश्यक है। ये बात समझ गए, ये प्रश्न आप समझ जाएंगे, क्योंकि इसमें इतने ज्यादा कॉम्प्लेक्स चीजें हैं कि आपसे गलती करवाया जा सकता है। तो पहले ध्यान से देखिए, राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो इस कहते हैं 2020, यहां पर लिखना है 2020, इसमें अपनाए गए जो त्रिभाषा फॉर्मूला की अवधारणा जो है ना, उसको पहली बार राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968, कब आया था? 1968 पहली बार जो शिक्षा नीति आई थी राष्ट्रीय स्तर पर, उसमें प्रस्तुत किया गया था। अब राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 की अगर बात करेंगे, उसने पूरे देश में हिंदी को अनिवार्य भाषा के रूप में बनाने की वकालत किया था। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 की बात कर रहा हूं। इसके तहत कहा गया था कि हिंदी भाषी राज्यों को हिंदी, अंग्रेजी एवं कोई एक आधुनिक भारतीय भाषा, आधुनिक भारतीय भाषा में मुख्यतः दक्षिण भारतीय भाषा को कहा गया कि पढ़ना आवश्यक था। अब दक्षिण भारतीय भाषा में बात करेंगे तो चाहे वो तमिल को ले लेंगे, तेलुगु लेंगे, मलयालम लेंगे, कन्नड़ की बात की जाएगी, ये कुछ भाषाएं हैं। और गैर हिंदी जो भाषी राज्य हैं, उसमें स्थानीय क्षेत्रीय भाषा हिंदी और एक अंग्रेजी पढ़ाने की अपेक्षा की गई थी। अब जैसे कि गैर हिंदी भाषी राज्यों में देखेंगे कि एक स्थानीय क्षेत्रीय भाषा, तमिलनाडु में तो तमिल पढ़ लीजिए, हिंदी पढ़िए, फिर अंग्रेजी पढ़िए, ये 3 भाषा का इस तरह से फॉर्मूला बनाया गया। लेकिन अब 2020, ये सारी चीजें मैंने क्या बताया, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 का। इसके विपरीत अब आते हैं राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020। इसे थोड़ा लचीलापन बनाया गया, क्योंकि उस वक्त भाषा के आधार पर विवाद बहुत उठा और खास करके जो है दक्षिण के राज्य जो है उन्होंने विवाद किया, तमिलनाडु, कर्नाटक वगैरह ने। तो उन सब चीजों को ध्यान रखते हुए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को थोड़ा सा लचीला तरीके से बनाया गया और तकनीकी रूप से किसी भी राज्य पर कोई विशिष्ट भाषा नहीं थोपा गया। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार बच्चों द्वारा सीखी जाने वाली 3 भाषा की जो बात की गई, उसमें राज्य, क्षेत्र एवं निश्चित रूप से छात्रों की पसंद को ध्यान में रखा गया। 3 भाषाओं में कम से कम 2 भाषा कहा गया कि आप भारत की मूल का रखिए। भारत की मूल का कहने का समझ में आ गया, जैसे संस्कृत है, जैसे कि मान लीजिए तमिल है, जैसे कि मैथिली है, जैसे कि कन्नड़ है, जैसे कि गुजराती है, जैसे कि मराठी है, जैसे कि बंगाली है, जैसे कि असमिया है, हिंदी भी है उसमें। तो 2 भाषा कम से कम भारतीय मूल का रखिए। एक बाहर का रख सकते हैं, इंग्लिश। इंग्लिश भारत में
पढ़ी जाती है हर जगह, तो भारतीय मूल की लेकिन भाषा नहीं है। तो यहां पर यह कहना हुआ कि इसका अर्थ ऐसे समझिए कि राज्य की भाषा के अलावा छात्रों को कम से कम एक अन्य भारतीय भाषा सीखनी होगी। अब राज्य की एक भाषा मान लेते हैं, तमिलनाडु में जो पढ़ने वाले बच्चे हैं तो वो तमिल भाषा के साथ चल रहे हैं, लेकिन उसमें क्या कहा गया राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में कि भाई 3 भाषा कोई ले लीजिए। तो 3 भाषा त्रिभाषा फॉर्मूला में तो एक तो आपका हो गया जो आपका तमिल है, अगर तमिलनाडु के संदर्भ में देखते हैं, और कहा गया कि 2 भाषा मूलतः जो है भारत का होना चाहिए। तो फिर किसके साथ आप जाएंगे? आप हिंदी के साथ जा सकते हैं। तो क्या आप तमिल के हैं तो क्या आप तेलुगु के साथ जा सकते हैं? जा सकते हैं, यह भी स्थिति बन सकता है। और फिर आप एक इंग्लिश रख सकते हैं। ये सारी चीजें कहा गया, इसमें कहीं भी आप देख लीजिए यह आवश्यक नहीं है कि वह हिंदी हो। यही विवाद अभी तमिलनाडु में चल रहा है। तमिलनाडु में जो बोर्ड वगैरह है ना, वहां पर हिंदी मिटाए जा रहे हैं, हिंदी पे कालिक पोटी जा रही है और कहा जा रहा है कि हिंदी थोपा गया हम पे। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में कहीं भी ये बातें नहीं है। तो कहीं भी अगर आप ये देखें तो इस बात को लेकर के चौकन्ना हो जाए, खुद भी अवेयर हो, दूसरों को भी जागरूक करे कि भैया हिंदी नहीं थोपी गई है। कहा गया है 3 भाषा पढ़ना है, उसमें से 2 कोई भारतीय मूल का रख लीजिए। आपको तमिल तेलुगु रखना है आप वही पढ़ लीजिए, आप तमिल संस्कृत पढ़ लीजिए, हिंदी कहाँ थोपा गया है। मामला समझ में आ गया, हिंदी का विवाद। इस नीति में द्विभाषीय शिक्षण विशेष रूप से स्थानीय भाषा कहने का तात्पर्य हो गया जो आपकी मातृभाषा है, और अंग्रेजी पर भी बल दिया गया है। यह नीति जो है त्रिभाषा फॉर्मूला के भीतर वैकल्पिक रूप से संस्कृत पर भी बल देती हुई नजर आती है। ठीक है, अब जरा इस प्रश्न पर चलते हैं, तब हम चीजों को समझ पाएंगे। अब देखिए यहां पर कहा गया है इसके तहत राज्य की भाषा के अलावा छात्रों को कम से कम एक अन्य भारतीय भाषा सीखनी आवश्यक है। निश्चित तौर पर ये चीजें आप देखेंगे तो यही हमने डिबेट किया, ये सही हो जाएगा। इसके अलावा अगर आप देखेंगे यह नीति त्रिभाषा फॉर्मूला के भीतर वैकल्पिक विकल्प के रूप में संस्कृत पर बल देती है। निश्चित तौर पर यह सही होगा, अभी हमने सुना इसको। और गैर हिंदी भाषी राज्य मतलब जहां हिंदी नहीं बोली जा रही, खास करके द्रविड़ राज्यों के संदर्भ में समझिए, स्थानीय क्षेत्रीय भाषा एवं अंग्रेजी के अतिरिक्त हिंदी को अनिवार्य बनाया गया। नहीं, मैंने आपसे क्या कहा कि 2 मूल भाषाओं की बात की गई। आपको नहीं हिंदी पढ़ना है मत पढ़िए, आप संस्कृत के साथ तमिल पढ़ लीजिए, है ना, आप तमिल के साथ जो है मलयालम पढ़ लीजिए, आप कन्नड़ और तेलुगु पढ़ लीजिए, कोई 2 भाषा भारतीय मूल का रख लेना चाहिए, आप रख सकते हैं। आप तमिल और मैथिली पढ़ लीजिए, ये भी संभव है। जो 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं दी गई है उसमें जो भारतीय मूल की भाषा है उसे आप पढ़ लीजिए। समझ में आ गया? तो यहां पर ये 2 स्टेटमेंट सही हुआ और एक गलत हो गया ना अनिवार्य की वजह से। कौन से कथन सही है? ए के साथ हम लोग जाएंगे, केवल 1 और 2। ये मामला समझ में आ गया? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, फिर से बता देता हूं। जितनी सारी बातें मैंने बोला है इसके अलावा इस पर ध्यान दीजिएगा। विवाद बहुत जोरों का इस पर हमेशा से रहा है, अभी भी चला आ रहा है। संभव है यूपीएससी का नजर इस पर रहे। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। दूसरा, ये भी चर्चा में रहा है ये प्रश्न, 3 स्टार डालिए और यहां से प्रश्न बनने की संभावना हो सकता है। टोपो कंडक्टर्स के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। टोपो कंडक्टर्स, अगर आप लोग इसके विषय में कुछ जानते हैं कमेंट बॉक्स में लिख करके मुझे बताइएगा। कहा गया है कि सही है और पूछा गया कितने कथन सही है। 3 दिया गया है, कितने नंबर पूछा गया है। तो सबसे पहले जरा देख लेते हैं, कीवर्ड निकालते हैं। इसका निर्माण जो है इंडियम आर्सेनाइड, कई जगह आपको ऐसे लिखा दिखेगा, इंडियम आर्सेनाइड। ठीक है, तो अगर शॉर्ट में ऐसा लिखा रहे तो आपको घबराना नहीं है, इंडियम आर्सेनाइड ऐसा होता है। और फिर यहां पर एल्युमिनियम की चर्चा किया गया है। अगर इस तरह से इंडियम आर्सेनाइड दिखेगा तो एल्युमिनियम ऐसे लिखेगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। इसको मिलाकर किया जाता है, जो ये टोपो कंडक्टर्स की बात की गई है, इस दोनों को मिलाकर। ठीक है, इसका प्रयोग जो है इंफ्रारेड डिटेक्टर में भी किया जाता है। ठीक है, देखेंगे प्रयोग को लेकर के बातें किया गया कि यूज क्या है। और सेमी कंडक्टिविटी को सुपर कंडक्टिविटी के साथ जोड़ता है यह जो है टोपो कंडक्टर्स। ठीक है, ये 3 बातें यहां पर की गई है। पूछा गया है कितना कथन सही है। तो पहला चीज जो कैसे तैयार किया जाता है टोपो कंडक्टर्स को, तो हमने यहां स्टेटमेंट में भी देखा कि जो इंडियम आर्सेनाइड है उसको एल्युमिनियम के साथ मिलाकर के इसको तैयार किया जाएगा। यह स्टेटमेंट सही हो गया, यानी कि एक तो मामला निपट गया, हम देख लिए। अब एक बात समझिए, जो दूसरा स्टेटमेंट आपको कहा गया है कि इसका प्रयोग इंफ्रारेड डिटेक्टर में क्या किया जाता है, तो निश्चित तौर पर इसका जो उपयोग है वह इंफ्रारेड डिटेक्टर में किया जाएगा और यह सही हो गया। जो सुपर कंडक्टिविटी के साथ जोड़ने की बात की जाती है सेमी कंडक्टिविटी को, तो यह क्या टोपो कंडक्टर्स करता है, बिल्कुल ये सही है यह स्टेटमेंट भी। तो कुल मिलाकर के तीनों ही कथन इस कंडीशन में सही हो जाएगा। हमें सी विकल्प के साथ चलना चाहिए, सभी 3। ठीक है,
आगे बढ़ जाएं तीसरे पर, हाल ही में किस कंपनी ने मेजराना एक नामक एक नई क्वांटम कंप्यूटिंग चिप विकसित की है? 4 स्टार डाल लीजिए, है ना, चर्चा में रहा है। तो ये आ सकता है प्रश्न, और इस तरह की चीजें जो अखबार वगैरह में चर्चा में रहता है वहां से प्रश्न पूछे जाते हैं। गूगल, इन्फोसिस, एसेंचर और माइक्रोसॉफ्ट, दरअसल माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा ये काम किया है। मेजराना 1 क्वांटम चिप जो है फरवरी 2025 में जो है इस जो क्वांटम कंप्यूटिंग चिप है उसको विकसित करने की घोषणा की गई माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा। अब एक बात समझिए कि यह विश्व का पहला क्वांटम चिप है जो टोपोलॉजिक सुपर कंडक्टिविटी प्रौद्योगिकी पर यह आधारित होगा। ठीक है, तो हमें माइक्रोसॉफ्ट के साथ चलना है। अब चौथे पर चलते हैं, प्रमुख खनिजों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही है कौन सा कथन। इन्हें राज्य सरकारों द्वारा, कीवर्ड पर ध्यान देना है, राज्य सरकार कहा जा रहा है, राज्य सरकारों द्वारा खनन एवं खनिज विकास एवं विनियमन अधिनियम 1957 द्वारा विनियमित किया जाता है। देखिए ये जो अधिनियम है ना एकदम परफेक्ट है, ये अधिनियम बिल्कुल सही है, लेकिन एक गलती यहां पर क्या है, ध्यान से, अगर नहीं ध्यान से देखेंगे तो निश्चित तौर पर आप गलत कर जाएंगे। जो खादान के पट्टे होते हैं, लाइसेंस होते हैं, वो सब जारी किया जाता है इसी जो यहां पर जो अधिनियम है इसी के आधार पर, लेकिन यह काम राज्य सरकार नहीं करती है मित्र, यह काम जो है वह केंद्र सरकार के जिम्मे है। और यही पॉइंट केवल गलत था इस प्रश्न में। गलती से यहां तेजी से पढ़े तो टिक मार के सही चल देंगे आप और गलत कर जाएंगे। ठीक है, ये ध्यान रखना है, ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। लौह अयस्क, तांबा, बॉक्साइट, सोना, मैंगनीज, जस्ता, सीसा प्रमुख खनिजों के उदाहरण है। एक एक को सही से पढ़ना है, ये नहीं कि एक को पढ़े और छोड़ करके निकल गए। ये सही स्टेटमेंट हो जाएगा और इस तरह से बी विकल्प के साथ चलेंगे। कौन सा सही है? केवल दूसरा सही है, पहला तो गलत हो गया था। ठीक है, हाँ ये इंपॉर्टेंट है, देखिए ये इंपॉर्टेंट है, इसको 3 स्टार डाल लीजिए। जरूरी नहीं है किस तरह की चीजें आ जाए, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि हो सकता है, क्योंकि शेयर मार्केट की स्थिति बहुत खराब है अभी, आप जानते हैं ना, बहुत खराब है, ऐतिहासिक रूप से शेयर मार्केट गिरा हुआ है। इस संदर्भ में शेयर मार्केट के टर्मिनोलॉजी को हमें जानना चाहिए, क्योंकि यहां से प्रश्न अगर आ गया तो फिर बहुत इजी प्रश्न रहेगा, रोजमर्रा के जीवन में उपयोग करता हुआ प्रश्न रहेगा, और वो गलत हो ये कतई अच्छा नहीं है। इसके वजह से प्रीलिम से बाहर हो जाए ये बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। तो जो हल्की चीजें हैं ना उसको तो एक बार पढ़ के जाना ही जाना है। ठीक है, अब चलते हैं यहां पर, ये फेवरेट तरीका होता है यूपीएससी का। इस तरह के प्रश्न क्या होता है यहां पर कि ये जो युग्म दिया जाता है, आपसे कहा जाता है कि विचार कीजिए और सही युग्म सुमेलित है, और यहां पर कितने पूछा गया है नंबर, जो नए पैटर्न का विकल्प है। यहां पर कुछ पशु का नाम दिया गया है प्रतीक के रूप में, और उसका अर्थ शेयर मार्केट की भाषा में क्या होता है यह हमें देखना है। मामला समझ में आ रहा है? चलिए, शेयर मार्केट में बड़ा दिलचस्प चीज है कि वाकई वहां पर जो है ना वो पशु के नाम पे चीजें दिया जाएगा, शिप, एलिफेंट, पिग, बुल, इसकी चर्चा की जाएगी। जैसे आपने देखा बिग बुल, इस तरह के मूवी भी इस पर बना है ना। तो अब यहां पर देखिए जो बैल को लेकर के कहा जाता है, देखिए शेयर मार्केट में जो लोग इन्वेस्ट करते हैं वो जानते होंगे, बुल की जब चर्चा की जाती है तो यहां पर यह हुआ कि वह निवेशक होता है जो काफी आशावादी होता है, उसको लगता है कि बाजार में तेजी आएगा, बाजार में तेजी बना रहेगा। तो जो आशावादी निवेशक होगा, इन्वेस्टर होगा, क्या करेगा, वो टिका रहेगा मार्केट में, वो अपना पैसा निकालेगा नहीं। ये लोग मार्केट के लिए बढ़िया लोग होते हैं। एक होता है जिसको पिग बोलते हैं, शुअर। अब ये तरह के इन्वेस्टर क्या होते हैं, ये जो होते हैं ना ये लालची बड़े होते हैं, मतलब मार्केट से इनकम कराने के संदर्भ में कह रहा हूं कि ज्यादा पैसा कमाने के संदर्भ में इसको लेकर के चल रहा है। इनके मन में बड़ा लालच होता है। ये लालच होता है कि भाई मार्केट ना अभी और ऊपर जाएगा, अभी और पैसा लगा सकते हैं, अभी और इन्वेस्ट कर देते हैं। और ये क्या करते हैं, ये रिस्क लेते जाते हैं। शेयर मार्केट रिस्क लेने का खेल है, लेकिन अत्यधिक नहीं लेना चाहिए ना, अपनी कैपेसिटी से ज्यादा नहीं जाना चाहिए। तो लालच मन में आया, रिस्क लेते गए, इन्वेस्ट करते गए, और फिर अंत में क्या होता है कि इन्हें जोखिम उठाना पड़ता है। अक्सर जो पिग इन्वेस्टर होते हैं इनको नुकसान देखने को मिलता है। एक होता है शिप। अब ये शिप क्या होता है, ये किस तरह के इन्वेस्टर होते हैं? शिप आपने देखा है, भेड़ देखा है, भेड़ चाल सुना है ना, बिल्कुल वैसा ही। कहने का तात्पर्य है कि जानवर जिस तरह से चीजें होता है ना वैसा ही होता है। जानवर का नेचर देख के समझ जाइए कि क्या है। ये जो शिप होते हैं भेड़ चाल में होते हैं। ये लोग बहुत रिसर्च विसर्च नहीं करते हैं, दिमाग नहीं खपाते अपना कि भाई कौन से कंपनी का शेयर अच्छा है, किसका आईपीओ आ रहा है, मार्केट में क्या चल रहा है, इंटरनेशनल मार्केट में क्या चल रहा है, ट्रंप आ गया, ऑयल हो गया या युद्ध हो गई। भाई ये ना करेंगे हम, इतना हमसे ना हो पाएगा। हमारे पास पैसा है, हम इन्वेस्ट करेंगे। तो ये क्या करेंगे, भेड़ चाल वाले होते हैं ये इन्वेस्टर। ये दूसरों की नकल करते हैं। सर आप किस फंड में डालना है पैसा, सर आप किस कंपनी का कितना शेयर खरीद रहे हैं, अच्छा मैं भी खरीद लेता हूँ।
ये रिसर्च नहीं करते हैं, इसको कहते हैं शिप इन्वेस्टर, ठीक है। और एक होता है हाथी, एलिफेंट। अब एलिफेंट को देखिए कितना विशालकाय प्राणी होता है, ठीक ऐसा ही ये इन्वेस्टर भी होते हैं। ये मार्केट में आ गए ना इन्वेस्ट करने तो पूरे मार्केट में तहलका मचा देते हैं, पूरे मार्केट को प्रभावित कर देते हैं। ये बड़े इन्वेस्टर होते हैं, जैसे कि म्यूचुअल फंड का नाम आपने सुना है, ये आप देखते होंगे ना, सही है सब करते रहोगे, म्यूचुअल फंड सही है। MS धोनी, सचिन तेंदुलकर, रोहित शर्मा, ये सब इसको ऐड बनाते हैं, आते हैं इसमें, है ना, वही म्यूचुअल फंड हो गया। एक होता है हेज फंड, भी आपने सुना होगा, संस्थागत निवेशक का एक टर्म सुना होगा आपने इकोनॉमी पढ़ते हुए, बैंकिंग सिस्टम और शेयर मार्केट को पढ़ते हुए। तो ये जो निवेशक होते हैं ये बहुत ज्यादा पैसा लेकर के आते हैं और भारी निवेश कर देते हैं ये बाजार में, और इस वजह से क्या होता है कि बाजार को बहुत हद तक ये प्रभावित कर देते हैं। ये सारी टर्म है। अब यहां पर समझिए, बुल आशावाद पर प्रभाव, ठीक है। सुअर लालची, मैंने कहा था जोखिम लेते हैं, नुकसान कर लेते हैं। शिप झुंड मानसिकता वाले, रिसर्च नहीं करते हैं ज्यादा। हाथी बाजार को चलाने वाले, निश्चित तौर पर बहुत पैसा लेके आ जाते हैं, ये तो प्रभावित करते हैं, ठीक है। पूछा गया था कितने युग्म सही सुमेलित हैं, अच्छा चारों हो गया, तो डी, सभी चार जो है आपके इसमें सही हो जाएंगे। पांचवें का डी। मैं फिर से बता रहा हूं, इस तरह के प्रश्न यूपीएससी डायरेक्ट ऐसे नहीं पूछेगी आपसे, लेकिन यूपीएससी का पिछले 2-3 साल में जो नेचर रहा है ना, अब यूपीएससी विश्वास करने के लायक रह नहीं गया है, पूरी तरह से बेवफा हो गई है यूपीएससी। तो हम लोग ये नहीं करने वाले हैं कि ये चीज छोड़ देंगे। शेयर मार्केट की स्थिति खराब है, हमें ये टर्मिनोलॉजी पता होना चाहिए, पता नहीं क्या पूछ ले, तो थोड़ा बहुत मेहनत करके पढ़ लेना है। अच्छा, इस प्रश्न का जवाब डी हो गया, देख लेना है इसको। और ये प्रश्न आपके लिए है, मैं जवाब दूंगा नहीं इसका। निम्न में से किस नदी को ऋग्वेद में, आप जानते हैं 4 वेद हमारे पास है, तो ऋग्वेद में मातेत मां, देवीत मां एवं नदीत मां संबोधित किया गया है? सिंधु, सरस्वती, वित, सता और यमुना। इस 4 में से कोई एक सही होगा। जो भी आपको सही लगता हो उसका जवाब क्या करना है आपको पता है, कमेंट बॉक्स में लिख करके देना है। लगातार बने रहिए, समय बहुत कम है प्रीलिम्स के लिए, लेकिन जितना समय है उतना भी अपनी किस्मत को बदल लेने के लिए पर्याप्त है। तो खूब मेहनत कर लीजिए, अभी 2-4 महीने के सवाल है, ये आपके पूरे भविष्य को बना देगा। ये 4 महीना जीवन के आगे 40 साल को बेहतर कर सकता है, तो अभी खूब संघर्ष कर लेना, ठीक है। तो शुभकामनाओं के साथ आज विदा लेते हैं, हमारी आपकी मुलाकात अगले लेक्चर में होगा। अपना बेहद ख्याल रखिए, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच।